आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सूर्य विशाल में। जैसा कि आप सभी के लिए ओरल इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए सभी लोग कह रहे थे क्वेश्चन लाने के लिए, तो माइनिंग मेट और ब्लास्टर के लिए है। तो आज मैंने एक माइनिंग मेट और ब्लास्टर का ऑनलाइन क्लास लिया जो बहुत अच्छा लगा। राजस्थान के रहने वाले थे। तो आप सभी अगर हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑफिशियल नंबर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर होगा, जो माइनिंग सूर्य विशाल के नाम से है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर यानी एक्स। तो हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लास्टिंग आधारित प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इंटरव्यू द्वारा क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं। तो खदान में कमौली मतलब सामान्यतः मुख्यतः इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का प्रकार बताइए। तो आपको टाइप्स पूछेंगे कौन कौन से मतलब प्रकार के बारूद उपयोग होते हैं। तो आप नाम बता दीजिएगा। NFO बता दीजिएगा, स्लरी एक्सप्लोजिव बता दीजिएगा, वाटर जेल एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उच्च विस्फोटक यानी हाई एक्सप्लोजिव और निम्न विस्फोटक में अंतर बताइए। मतलब जो हाई एक्सप्लोजिव और लो एक्सप्लोजिव होता है उन दोनों में अंतर क्या है। तो जो हाई एक्सप्लोजिव होता है वह तेज़ी से विस्फोट होता है और वे शॉक वेव उत्पन्न होती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। ठीक है, और निम्न विस्फोटक लो एक्सप्लोजिव की बात करें तो यह धीमी गति से विस्फोट होता है और जिसे गन पाउडर के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे है आपका प्रश्न, स्टेमिंग सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। जब होल चार्ज हो जाता है, एक्सप्लोजिव भरा जाता है, तो उसको स्टेमिंग करने के लिए बालू और मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग स्टेमिंग क्यों करते हैं। तो स्टेमिंग सामग्री विस्फोट को ब्लास्टिंग क्षेत्र से बाहर आने से रोकती है। जो ब्लास्टिंग होल होता है उसको बाहर आने से रोकती है और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से चट्टानों को तोड़ने में भी मदद करती है, जिससे उसको ऊर्जा उत्पन्न होता है और उसको चट्टानों को तोड़ देती है। यही स्टेमिंग करने का और कारण होता है और उपयोग होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे पाउडर फैक्टर देखेंगे। अगला है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर की गणना कैसे करते हैं। तो पाउडर फैक्टर की गणना के बारे में बात कर रहा है। या अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अच्छी ब्लास्टिंग होने के मुख्य कारण क्या है, तो पाउडर फैक्टर। अगर पाउडर फैक्टर सही है तो आपकी ब्लास्टिंग की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। ठीक है, तो पाउडर फैक्टर को बोल रहा है कि तोड़ी गई चट्टान की मात्रा भागे उपयोग किए गए विस्फोटक की मात्रा। मतलब अगर कभी इसको बोलना हो आपको तो टन अपॉन केजी बोल सकते हैं। मतलब पाउडर फैक्टर 1 किलो बारूद में जितना टन कोयला या पत्थर प्राप्त हुआ उसे हम पाउडर फैक्टर के नाम से जानते हैं। पाउडर फैक्टर इज क्लियर। अब दूसरा है आपका टॉपिक, ये टॉपिक हो गया आपका दूसरा, ब्लास्ट डिजाइन। तो ब्लास्ट डिजाइन किस प्रकार किया जाता है, स्पेसिंग बटन कैसे रखा जाता है, ब्लास्टिंग पैटर्न कैसे रखा जाता है। ब्लास्टिंग पैटर्न, वी पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न, ये सभी पैटर्न है। तो किस प्रकार रखे जाते हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं कि बर्डन और स्पेसिंग कैसे तय की जाती है। ठीक है, तो बर्डन और स्पेसिंग कैसे तय की जाती है, जिसको हम बताते हैं कि बर्डन और स्पेसिंग चट्टान की ताकत मतलब रॉक की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और वो जो बारूद की शक्ति पर डिपेंड करता है। ब्लास्टिंग पैटर्न पर भी निर्भर करता है कि स्पेसिंग बर्डन कितना रखना है। तो इसी आमतौर पर मापदंडों के आधार पर हम गणना करते हैं कि बर्डन स्पेसिंग कैसे तय की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। ब्लास्टिंग पैटर्न के चयन को प्रभावित करने के वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपका प्रश्न है ब्लास्टिंग पैटर्न के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो आपका चट्टान का प्रकार कैसा है, वह रॉक कैसा है, किस प्रकार का है। बहुत से प्रकार के रॉक होते हैं। जैसे अगर हम रॉक के प्रकार की बात करें तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब रॉक के टाइप्स होते हैं। इसमें बहुत प्रकार के प्रकार होते हैं। बसाल्ट हो गया, इग्नियस हो गया, बसाल्ट हो गया, मार्बल हो गया, जैसे मार्बल मेटामॉर्फिक में आ गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब चट्टानों के प्रकार हैं और उसके एग्जाम्पल हैं। और विस्फोटक की मात्रा पर डिपेंड करेगा साइट की भौगोलिक स्थिति, फोल्ड फॉल्ट भौगोलिक स्थिति, वहाँ जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, और सुरक्षा दूरी कि वहाँ की सुरक्षा दूरी कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, डिले टाइमिंग का महत्व क्या है। डिले टाइमिंग क्या होती है। डिले टाइमिंग आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि डिले टाइमिंग से ऊर्जा को उचित वितरण होता है, मतलब अंतराल को कम करता है, जिसके कारण फ्लाई रॉक और वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला है टॉपिक आपका तीसरा कि विस्फोटकों का हैंडलिंग कैसे किया जाता है। तो आपका प्रश्न है कि साइट है, साइट पे विस्फोटकों के भंडारण, जो बहुत सारे स्टोरेज है, को सावधानियाँ रखनी चाहिए। कैसे, तो विस्फोटकों को डीजीएमएस द्वारा स्वीकृत गोदाम में रखना चाहिए। जो भी बारूद है आपका डीजीएमएस द्वारा, जो भी जगह है आपका मैगजीन है, वहाँ पर ही रखना चाहिए वो सारे एक्सप्लोजिव को। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपका ये तो बता दिया हमने, डीजीएमएस द्वारा रखे जाते हैं। गोदाम में डीजीएमएस का भी साइन लगाना चाहिए कि यहाँ पर भैया खतरा है, यहाँ पर सभी लोग किसी धूम्रपान या किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ न लेके आएँ। और अगला है विस्फोटक अन्य सामग्री से अलग और सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए। विस्फोटक अन्य सामग्रियों से अलग ही रखने चाहिए, वो किसी प्रकार की मटेरियल हो। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मैगी में डेटोनेटर और बारूद जो भी होता है वो दोनों एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, जो कि 3 मीटर की दूरी पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि विस्फोटक को ब्लास्ट साइट तक सुरक्षित रूप से कैसे लाया जाता है। जैसे आपको बारूद हो गया तो ब्लास्ट साइट जहाँ आपका फेस है वहाँ पर कैसे लाया जाएगा। फेस और साइट में अंतर है, फेस पर तो हम 30 मिनट पहले ले आते हैं। ठीक है, साइट की बात कर रहा है तो साइट पर हम लोग इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो ब्लैक साइट पर हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस प्राप्त वाहन का ही उपयोग करते हैं, जो बारूद की गाड़ी होती है। विस्फोटकों को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है, जिसमें प्रति 5 kg बारूद होता है। ठीक है, और सावधानी से हैंडल किया जाता है और ड्राइवर को प्रशिक्षित भी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मिस फायर। यही क्वेश्चन इंटरव्यू द्वारा पूछ सकता है कि मिस फायर की स्थिति क्या है, या मिस फायर होने पर क्या करेंगे, या मिस फायर कैसे हो जाता है। तो मिस फायर की स्थिति में हम लोग तुरंत साइड को खाली करा देते हैं और 30 मिनट बाद ही वहाँ पर जाते हैं, और हम लोग सभी जगह पर फेंसिंग कर देते हैं, घेराव। ठीक है, फेंसिंग और डीजीएमएस के नियमों के अनुसार मिस फायर का समाधान करते हैं, जो रूल रेगुलेशन नंबर 167 में दिया हुआ है। ठीक है, एमएमआर में आप लोग पढ़िएगा तो दिया हुआ है। अब चौथा टॉपिक है सुरक्षा उपाय। सुरक्षा उपाय के प्रति आपका क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन इसमें आपका है प्रश्न कि ब्लास्टिंग के दौरान कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपयोग किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पीपीई का उपयोग किया जाता है ब्लास्टिंग के दौरान। तो सेफ्टी हेलमेट का उपयोग करेंगे, सेफ्टी गॉगल का उपयोग करेंगे, ईयर प्लग का उपयोग करेंगे, धोनी से आपको बताएगा, सेफ्टी बूट्स का उपयोग करेंगे, फ्लेम प्रूफ कपड़े का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका ब्लास्टिंग के पहले और बाद में क्षेत्र को कैसे सुरक्षित बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ब्लास्टिंग से पहले आप लोग को डेंजर जोन को खाली करा देना है, वार्निंग सिग्नल देना है,
ब्लास्टिंग के बाद चट्टानों का निरीक्षण भी करना है कि कैसा हुआ, इंस्पेक्शन करता है ब्लास्टर जो भी ब्लास्ट कराया है। फिर सुनिश्चित करना है कि कोई फ्लाई रॉक या खतरा ना हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कानूनी और डीजीएमएस दिशा निर्देश द्वारा। तो इसमें क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न आपका बोल रहा है कि माइंस एक्ट के अनुसार ब्लास्टर की जिम्मेदारी क्या है। तो माइंस एक्ट के अनुसार ब्लास्टर की जिम्मेदारी यही होती है कि ब्लास्ट कोई भी बारूद को रिसीव करना और बांटना, और ब्लास्टिंग के दौरान ऑपरेशन सुरक्षित रूप से करना, और अपने सुपीरियर अधिकारी का बात मानना, और किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को बारूद न देना, और विस्फोटों का रिकॉर्ड रखना। ये तो सही है। और अगर विस्फोटों का रिकॉर्ड रखना, मिस फायर हो जाए तो उसको छुड़ाना, उसका इंस्पेक्शन करना, और सबसे अंतिम में जब शिफ्ट ख़त्म होता है तो जो भी बारूद बचा है उसको मैगजीन में वापस कर देना और उसको रिकॉर्ड नोट कर लेना। और विस्फोटकों का लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, डीजीएमएस के निर्देशानुसार का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये है आपका माइंस एक्ट के अनुसार ब्लास्टर की कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, जैसा कि हमने आज की क्लास में लाइव पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग उपकरण जैसे एक्सप्लोडर की जांच कितनी बार करनी चाहिए। तो एक्सप्लोडर का उपयोग हम लोग हमेशा करते हैं, हर प्रतिदिन। तो ब्लास्टिंग उपकरण जो होते हैं उसका जांच हर सप्ताह में करना चाहिए और रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, और उसकी चाबी हमेशा ब्लास्टर के पास ही रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लास्टिंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करते हैं। ब्लास्टिंग लाइसेंस, तो ब्लास्टिंग लाइसेंस डीजीएमएस के द्वारा नियमों और टेस्ट को पास करने के बाद ही ब्लास्टिंग लाइसेंस प्राप्त होता है, जो एक ब्लास्टर कहलाता है। ब्लास्टर की डिफिनेशन क्या होती है। ब्लास्टर, जैसे आपको कोई कह दे कि आप ब्लास्टर हैं, तो ब्लास्टर किसे कहते हैं आप हमें बताइएगा कमेंट करके। हु इज़ ब्लास्टर, ब्लास्टर कौन होता है। अगला हम लोग देखते हैं ब्लास्टिंग तकनीकें, ठीक है। ब्लास्टिंग तकनीकें में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो 6वां नंबर है, तो इस पर लिखा है कि जो सरफेस होता है या अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड और सरफेस के ब्लास्टिंग में अंतर क्या होता है। तो सतह ब्लास्टिंग में ओपन कास्ट खदानों में होती है, और भूमिगत ब्लास्टिंग में अंडरग्राउंड माइन में होती है, जहाँ सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि फ्लाई रॉक और कंपन को कैसे जैसे कि फ्लाई रॉक हो गया या वाइब्रेशन हो गया, उसको हम कम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो सही बर्डन और स्पेसिंग को बना कर रखना, जिससे कि कंपन और फ्लाई रॉक को नहीं होगा। विस्फोटकों की सही मात्रा का उपयोग करना, न ज़्यादा भर देना न कम भरना। ब्लास्टिकों में डिले टाइमिंग का भी ध्यान रखना, जैसा कि डिले टाइमिंग मैंने अभी बताया था। अगला बेहद अच्छा क्वेश्चन जो इंटरव्यू द्वारा पूछे जाते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग में फ्लाई रॉक और कंपन को शोर को कम किया जाता है। जो भी कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है उसमें फ्लाई रॉक और वाइब्रेशन को कम किया जाता है, और इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों और पर्यावरण संवेदनशील स्थानों में होता है। मतलब इसका उपयोग हम लोग जहाँ शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि फ्लाई रॉक उड़ के किसी के घर पर ना चला जाए, और कंपन होगा तो घर भी ढहने का या क्रैक आने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं, जिसमें को फ्लाई को रॉक ना होने से बचाते हैं और कंपन होने से बचाते हैं। अगला आपका है 7वां नंबर, आपातकालीन स्थिति में प्रबंधन। आप लोग को क्लास कैसी अच्छी लगती है, अगर मज़ा आता है पढ़ने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। एग्ज़ाम बहुत पास में है, और ओरल इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं इतना बेहतरीन बता दूंगा कि एग्ज़ाम से आपका इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आप पक्का अपना लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नाम लेकर आओगे। और आप मुझे टैग करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों से आपको सीख मिला या अच्छा लगा, या आप एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि नहीं। मिस फायर की स्थिति क्या करें, अगर मिस फायर हो गया है तो हम क्या करें, ये बोल रहा है क्वेश्चन द्वारा। तो बोल रहा है सभी कर्मचारियों को क्षेत्र से हटा देंगे, और 30 मिनट तक छेद को न छेड़ें, होल को नहीं छेड़ा जाता है। अब विस्फोटकों विशेषज्ञ की मदद से समस्या का समाधान करें।
हाँ, अगर मिस फायर हो जाता है तो रिलीविंग होल 30 सेंटीमीटर पर हम लोग करते हैं और बाकी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और रूल रेगुलेशन जो 67 को है हम उसको पालन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओवर चार्ज या अंडर चार्ज की स्थिति में क्या करें। जैसे मैंने बताया एक्सप्लोजन को ज़्यादा भर देना या कम भर देना। तो ओवर चार्ज या अंडर चार्ज की स्थिति में क्या करें, तो ओवर चार्ज अतिरिक्त विस्फोटक निकालने और सुरक्षा सुनिश्चित करें और अंडर चार्ज विस्फोटकों को सही मात्रा में जोड़ें। ये है आपका ओवर चार्ज या अंडर चार्ज। ये भी मिसफायर का एक कारण ही होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला है आपका व्यवहारिक ज्ञान, जिस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न आपका है कि डेटोनेटर और ब्लास्ट सर्किट को कनेक्ट करने की प्रक्रिया बताइए। ये भी पूछ सकता है कि आप लोग डेटोनेटर और ब्लास्ट सर्किट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डेटोनेटर को विस्फोटक से जोड़ते हैं, लीड वायर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कनेक्शन टाइट और सुरक्षित हो। यही डेटोनेटर और ब्लास्ट सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका है। फिर अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण डेटोनेटर या तारों की पहचान कैसे करते हैं। जैसे कोई दोषपूर्ण डेटोनेटर हो गया, खराब डेटोनेटर या तार है, तो कैसे हम लोग तो उसको टेस्टर द्वारा जांच करके हम मेजर करते हैं कि वह सही है या नहीं। यदि कनेक्शन टूटा या कमज़ोर है तो उसे बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, और अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन चाहते होंगे तो मैं विस्तार से आप लोग को बता दूंगा। और यहाँ पर तो इंग्लिश में था कुछ, तो यहाँ पर इंग्लिश में था कुछ, जानना नहीं है, हिंदी में ही आप जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और ये कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपको क्लास करके अच्छा लगा या नहीं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए। मैं सीबीटी एग्जाम का भी कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, माइंड से रूल रेगुलेशन पर भी वीडियो लाऊँगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।